रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ। इससे पहले हमने समझ लिया था कि क्या क्या लॉज मेंडल्स ने दिए थे, उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। अब स्टार्ट करते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ। करीबन 1865 में मेंडल्स ने अपने सारे वर्क को जमा कर दिया, अपने नाम से पेटेंट करा दिया। अब उस वर्क कई सालों तक अनऑर्गेनाइज्ड ही रह गया, मतलब वाइडली पब्लिश नहीं हो सका, लोगों तक, ज्यादा साइंटिस्टों तक उनका काम नहीं पहुंच सका, लोगों के कोई काम नहीं आ पाया। इसके बहुत सारे कारण से, जैसे कि वहाँ उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वॉर्स चल रहे थे, इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मतलब वॉर्स के कारण एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के कारण उनका वर्क इतना ज़्यादा वाइडली पब्लिश नहीं हो पाया। नेक्स्ट आता है, उन्होंने बोला था कि जीन एज ए स्टेबल, जीन को बनाया था एज ए स्टेबल यूनिट है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कतई भी चेंज नहीं करता है, मतलब उसमें कतई भी कोई भी ब्लेंडिंग नहीं आती है, ब्लेंडिंग यानी मिक्सिंग शो नहीं करता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी एकदम नया था और इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तीसरा ड्रॉबैक था कि जनरली जिसके कारण उनका एक्सेप्ट नहीं किया गया, उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया था बायोलॉजिकल फिनोमिनस को एक्सप्लेन करने के लिए, जो एकदम से नया था और अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि बायोलॉजिकल फिनोमिनस को एक्सप्लेन करने के लिए आज तक किसी ने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का यूज नहीं किया था, तो ये भी एकदम से नया था। आखिरी आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने इस फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया कि फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने जीन्स को एज अ क्या बोला था, जीन्स को एज अ फैक्टर बोला था। तो फैक्टर्स बोलने के बावजूद भी उन्होंने इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया कि हाँ क्या है कि जीन ही है एज अ फैक्टर, मतलब उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि फैक्टर कैसे दिखते हैं या फिर फैक्टर कहाँ है। उन्हें ये मालूम था कि गैमेट में प्रेजेंट तो होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चल देते हैं, बट उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। तो ये कुछ कारण से जिसके कारण कई सालों तक मेंडल्स के लॉज को नहीं डिस्कवर, मेंडल्स के लॉज को उतना ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। बट जब 1900 में 3 साइंटिस्टों ने, डी बॉवरी, कॉरेन, वैन तुकमार्क, ये तीनों साइंटिस्ट ने मिल करके मेंडल्स के लॉज की फिर से इंडिविजुअली स्टडी की, और उस स्टडी के कंक्लूजन के थ्रू उन्हें एक चीज ये मालूम चला, क्योंकि उस समय एक पावरफुल माइक्रोस्कोप्स भी डेवलप हो चुके थे 1900 सेंचुरी तक में। तब उन्होंने एक चीज और ये पता किया कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि सेल डिवीजन होने से जस्ट पहले ही डबल हो जाती है और बाद में डिवाइड हो जाती है। तो तब उन्होंने डिस्कवर किया एक नए टर्म का, जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम ही एक ऐसा इंडिविजुअल था जो कि हर एक सेल डिवीजन होने से जस्ट पहले डबल हो जाता था और फर्दर डिवाइड हो जाता है। तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि मेंडल्स के लॉज में कई कमियां थी, हमने ड्रॉबैक्स के केसेस में भी इस बात को पहले ही इसलिए समझ लिया कि क्या क्या ड्रॉबैक्स थे मेंडल्स लॉ के। उन्होंने ऐसा जीन्स को एज स्टेबल यूनिट बोला था, बट वो स्टेबल यूनिट होता नहीं है क्योंकि वो ब्लेंडिंग शो करता है। बट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वो सारे कॉन्सेप्ट्स को पकड़ती है जो कि मेंडल्स लॉ नहीं पकड़ पाया था। मतलब जो ड्रॉबैक्स थे उसको भी कंक्लूड करके एक नए प्रिंसिपल के थ्रू निकाला गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 1902 में वॉल्टर शूडॉन एंड डी बोवरी ने डिस्कवर किया। ये बेस्ड था मेंडल्स लॉज के ऊपर और सेकेंडली बेस्ड था क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्रोमोसोमल थ्योरी के ऊपर बेस्ड था। उन्होंने क्रोमोसोमल नॉलेज को और मेंडल्स नॉलेज को कंबाइन करके एक नया थ्योरी ऑब्टेन किया, जिसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है। और आज के मॉडर्न युग में भी हम इसी थ्योरी को अपनाते हैं और सही मानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोलती क्या थी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से कि इनहेरिटेंस एक्टिविटीज या फिर जो भी कैरेक्टर्स हैं, इनहेरिटेंस एक्टिविटी या फिर जो भी कैरेक्टर्स मान लो, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स स्पर्म्स में या फिर ओवम्स में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब गैमेट्स में प्रेजेंट रहते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के
केस में। तो इनहेरिटेंस एक्टिविटी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है थ्रू अ सोर्स ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के थ्रू ही, इस गैमेट्स के सोर्स के थ्रू ही पास होता है। अब ये जो जीन्स और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये दोनों के दोनों ही पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये बोलती थी कि दैट सारे के सारे इनहेरिटेंस एक्टिविटी, मतलब इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स जैसे कि जीन्स हो गए जो एक्सप्रेस करेंगे ये सारी कैरेक्टर्स को। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम, जो दोनों पेयर्स में तो एग्जिस्ट करेंगे और साथ ही साथ ये दोनों की चीजें प्रेजेंट रहेंगी न्यूक्लियस में, किसी भी गैमेट, किसी भी सेल्स के न्यूक्लियस में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है। अब जो एलिलोसोम्स एज अ दीज जीन्स के पेयर्स को क्या बोला जाता है? एलिलोसोम बोला जाता है, ठीक है। अब ये सारे के सारे एलिल्स जो होंगे, पेयर्ड एलिल्स होंगे, ये होमोलोगस साइट्स में प्रेजेंट रहते हैं किसी भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, मतलब एक स्पेसिफिक एलिल्स एक स्पेसिफिक साइट्स में, एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स के एक स्पेसिफिक साइट्स में प्रेजेंट रहती है। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं फर्दर ये मियोसिस डिवीजन शो करते हैं एज ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ सेल डिवीजन, और इनका इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट होता है और फर्दर वो ट्रांसमिट करते हैं नेक्स्ट सेल्स को, नेक्स्ट सेल्स फिर फर्दर, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। अब दो हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूजन करके एक डिप्लॉइड गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं जिसे जाइगोट बोला जाता है, जिसमें दोनों पेरेंटियल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, एज अ मेल दूसरा एज अ फीमेल। ये बेस्ड है लॉ ऑफ सीग्रिएशन, मेंडल्स के लॉज के ऊपर, लॉ ऑफ सीग्रिएशन, दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एब्जॉर्बमेंट, ये दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है क्या? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पहले वाले कॉन्सेप्ट को उतना ज्यादा अहमियत नहीं दी गई है लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्रोमोसोमल थ्योरी में, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस के बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं, बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एब्जॉर्बमेंट के फ्यूअर ही ड्रॉबैक्स है। पहला तो लिंकेज ही ऐसा एक ड्रॉबैक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एब्जॉर्बमेंट के। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन सारी एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड है, जो कि वॉल्टर शूडॉन एंड वॉवरी ने 1902 में एक्सप्रेस की थी। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट है अपना एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो दे दी गई शूडॉन और वॉवरी के द्वारा, बट उसका कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया था। तो उस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस को दिया थॉमसन मॉर्गन और उनके कॉलेजियस, मतलब उनके स्टूडेंट्स ने। थॉमसन मॉर्गन ने और अपने कॉलेजियस स्टूडेंट्स के साथ मिल करके अपने लैब में ही वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जो कि क्रोमोसोमल थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस को वेरीफाइड करती थी। क्रोमोसोमल थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, ड्रोसोफिला मेलेनगोग्लास्टर के ऊपर और दूसरा फ्रूट फ्लाइज के ऊपर, दोनों ये दो फिलीज के ऊपर। इनका कारण क्या था फ्रूट फ्लाई लेने का? इसका कारण ये था, पहला तो इनके बीच में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, मतलब इनके जो गैमेट्स थे वो बहुत ज्यादा आइडेंटिकल थे, मतलब स्मॉल गैमेट्स शो करता था एज अ मेल गैमेट को और लार्ज गैमेट शो करता था एज अ फीमेल गैमेट को। तो इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन करना यहाँ बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। दूसरा यही इसी का प्लस पॉइंट जो सेकंड पॉइंट बनता है कि दैट हम इसका यूज करके एक लो पावर्ड माइक्रोस्कोप को से भी ये चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते थे। तीसरा कारण आ जाएगा, इसकी स्टडी करना बहुत ज्यादा आसान हो गया था, क्योंकि इजिली हम लो पावर्ड माइक्रोस्कोप के और उसके साथ साथ एक ग्रुप में स्टडी कर सकते थे, क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशंस के लिए ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती थी जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। चौथा पॉइंट आ जाएगा कि अगर एक सिंपल से फिलिल्स के साथ डिफरेंट एक सिंगल मेटिंग में ही बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ फिलिल्स ऑब्टेन किया जा सकता था, समझ, मतलब एक सिंगल मेटिंग अगर कराया गया तो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ फिलिल्स ऑब्टेन होते थे। अब उनकी जनरली लाइफ साइकिल भी जो रहती थी वो बहुत छोटी है, मतलब करीबन कुछ वीक्स की ही होती थी, करीबन 2 वीक्स की, तो ये बहुत कम है।
दो बीस का होने का मतलब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी बहुत ज़्यादा इनहेरिटेंस एक्टिविटीज़ को ईजिली स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि उनमें इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स भी बहुत जल्दी चेंजेस करेंगे। अब ये बहुत जल्दी चेंजेस करेंगे मतलब उनकी ग्रोथ साइकिल भी बहुत ज़्यादा तेज है, तो इसके कारण हम एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही कुछ कारण से जिसने थॉमस हंट्स मॉर्गन को एक्सप्लेन किया, थॉमस हंट्स मॉर्गन को एक फ्रूट फ्लाई लेने के लिए प्रेरित किया। अब इसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये एक कंक्लूजन निकाला कि दैट अगर कोई भी मेंडल्स लॉ की उन्होंने जब स्टडी अपने ग्रुप्स के स्टूडेंट्स के साथ, तो उन्हें एक कंक्लूजन मिला कि दैट अगर गैमेट्स डिवाइड हो भी रहे हैं, जीन्स की फॉर्मेशन हो भी रही है, तो ये जीन्स जो फॉर्म हो रहे हैं ये इंडिपेंडेंटली सिग्रिएट नहीं कर रहे हैं। मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट का ड्रॉबैक इन्होंने बताया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट को ये फुल्ली तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जीन्स हैं वहां प्रॉपर दो जीन्स के बीच में सिग्रिएशन नहीं हो रहा है, जो कि ड्रॉबैक बना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट का। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसने एज ए ड्रॉबैक बना बहुत बड़ा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट का, लिंकेज। पहला तो डाल लो लिंकेज और दूसरा रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज बना एक जनरली ड्रॉबैक, और इसे में ऐड कर लो ए सेकेंड टॉपिक एज अ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, व्हाट इज लिंकेज एंड व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन, सेकेंड टॉपिक हमारा आता है। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन होते क्या है? वीडियो क्लियर है? चलो, तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बताए कि जनरली जो जीन्स है वो प्रॉपर सिग्रिएशन तो हो नहीं रहा है। ठीक, मतलब यहाँ एक नया टर्म आया, कॉइंड हुआ लिंकेज। मतलब दो जीन्स के बीच में जो लिंकिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक फिजिकल एसोसिएशन है दो जीन्स के बीच में, उसे एज अ लिंकेज बोला जाता है। मतलब फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जीन्स पेयर इज सेड टू बी अ लिंकेज। और वहीं तो जनरली ये लिंकेज की ही प्रॉब्लम है कि दैट कुछ लिंकेज जिसके कारण जीन्स प्रॉपर सिग्रिएशन नहीं हो पा रहे हैं। एक बार इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी जस्ट ऐड करेंगे कुछ चीजें। चल, तो जब दो जीन्स एक सेम क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट हैं और उन समझ के चलना ना, दो जीन्स टू जीन्स एक सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं, सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं, CHROMOSOME क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं, तो जनरली अगर इनका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, सिग्रिएशन करते हैं, तो ये प्रॉपर नहीं हो रहा था। मतलब रिकॉम्बिनेशन का अगर जो चांस बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन भी वहां ऑब्टेन हो रहे थे। रिकॉम्बिनेशन मतलब अभी मैंने बताया नॉन पेरेंटियल जीन्स जब क्या होंगे, एक साथ लिंक होंगे, उसे रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है। और लिंकेज क्या होता है? लिंकेज इज अ फिजिकल एसोसिएशन। फिजिकल एसोसिएशन दो जीन्स के बीच का फिजिकल एसोसिएशन को लिंकेज बोला जाता है। और नेक्स्ट टर्म इसी में क्वाइंड हुआ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या एक्सप्रेस करता है? रिकॉम्बिनेशन एक्सप्रेस करता है नॉन पेरेंटियल जीन्स के बीच के लिंकेज को, फिजिकल एसोसिएशन के। ठीक, फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन नॉन पेरेंटियल जीन इज रिफर्ड बाय अ टर्म रिकॉम्बिनेशन। तो यहां अगर दो जीन्स एक सेम क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है, तो इनके बीच में जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट के हिसाब से सिग्रिएशन होना चाहिए था, वो ऐसा सिग्रिएशन नहीं हो रहा था। अब जो भी सिग्रिएशन हो रहा था वो इम्प्रॉपर सिग्रिएशन हो रहा था, जिसके कारण पेरेंटियल कैरेक्टर्स के साथ साथ कुछ नॉन पेरेंटियल कैरेक्टर्स भी ऑब्टेन हो रहे थे। मतलब लिंकेज के साथ साथ दूसरा टर्म फॉर्मेशन हो रहा था रिकॉम्बिनेशन। कुछ पेरेंटियल जीन्स बन रहे थे और कुछ रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, जिसके कारण नॉन पेरेंटियल जीन्स की फॉर्मेशन हो रही थी। हाँ, पर यहाँ पर जो पेरेंटियल जीन्स थे उनका कॉन्सेंट्रेशन बोलो या फिर उनका टर्म बोलो, उनकी साइज बोलो, मतलब वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा था वो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम ही हो रहा था। ठीक, तो यहाँ
दो टर्म्स कॉइंड हुए, एक तो लिंकेज और दूसरा रिकॉम्बिनेशन। इसके बाद फर्दर ये डिस्कवरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया। अब ये उन्होंने ये भी उनके स्टूडेंट्स के साथ जब उन्होंने इसकी और डिटेल में स्टडी की तो उन्हें ये मालूम चला कि कुछ ग्रुप्स हैं जिनके बीच में लिंकेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ जीन्स हैं जिनके बीच में लिंकेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जिनमें अगर लिंकेज बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, और जिनके बीच में लिंकेज जिनके बीच जीन्स के बीच में लिंकेज क्या है, बहुत वीक बॉन्ड के थ्रू जो है जुड़े हैं, या फिर उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो बहुत वीक बॉन्ड है, तो वहाँ रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये पूरी की पूरी उन्होंने एज स्टडी की जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन स्टार्ट किया। तो उन्होंने दो टर्म्स भी कॉइन किए था, एक लिंकेज दूसरा रिकॉम्बिनेशन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक डाल लो लिंकेज ग्रुप। तो इसको रब कर देते हैं, फाइनली स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक लिंकेज ग्रुप। चलो तो नेक्स्ट आता है लिंकेज ग्रुप। व्हाट इज लिंकेज ग्रुप? सबसे पहला तो टर्म यही कॉइंड होता है अपने माइंड में। तो लिंकेज ग्रुप क्या होता है? लिंकेज ग्रुप मतलब एक जीन्स, एक पेयर ऑफ जीन्स या फिर टोटल जीन्स एक क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट रहेंगे और उसी टर्म को हम बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। मतलब जितने नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो एक जाइगोटिक स्टेज में फॉर्मेशन होंगे। तो यहाँ पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट के थ्रू जब सिग्रिएशंस होते हैं गैमेट के तो ये प्रॉपर नहीं होते। जो F2 जनरेशन में अपने को F2 जनरेशन में रेशियो मिल रहा था 9:3:3:1, किसके केस में हमने ये स्टडी किया था? याद आया? नहीं याद आया, चलो फिर भी ये स्टडी किया था हमने पी प्लांट्स के केस में, जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस शो कर रहे थे तो उस समय हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट के केसेस में इसको स्टडी किया था। तब हमें मिला था कि रेशियो 9:3:3:1। तो ये F2 जनरेशन में जब हमने इसके केस के लिए किया तो ये अपने को ऐसा कुछ नहीं मिला। यहाँ पास पेरेंटियल के साथ साथ नॉन पेरेंटियल जीन्स की भी स्टडी देखने को मिली, जो कि मेंडल्स के बिल्कुल ही अपोजिट थी। मेंडल्स के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ ऐसा हो रहा था। चलो तो स्टार्ट करते हैं। डॉर्सोफिला, हमने लिंकेज ग्रुप के लिए एक एग्जांपल लिया डॉर्सोफिला। हमने उसमें दो हाइब्रिड्स का यूज किया। एक हमने हाइब्रिड को लिया येलो बॉडी एंड वाइट आई एज अ फीमेल, ठीक है, एंड ब्राउन बॉडी एंड रेड आई एज अ मेल। चलो ब्राउन बॉडी एंड रेड आई एज अ मेल स्टार्ट हो गया, लिख लिए। चल तो दो हमने हाइब्रिड्स लिए डॉर्सोफिला। अब इन दोनों के बीच में हमने लिंकेज की और F1 जनरेशन के बाद जो हमें F2 जनरेशन में देखने को मिला वो बहुत ज्यादा ही आंख हटाने वाला था चीजें। दैट हमें रिकॉम्बिनेशन मिला था, वो भी अच्छा खासा परसेंट था, करीबन 1.3% भी बहुत कम नहीं है। रिकॉम्बिनेशन मतलब बहुत ज्यादा 1.3%, और पेरेंटियल पेरेंटियल कितना बचेगा 1.3% रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो बचा कुछ जो 98.7% था वो हमारा पेरेंटियल कैरेक्टर्स एक डॉर्सोफिला में मिल गया। तो लिंकेज ग्रुप कैसे डिफाइन किया जाता है या कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं किसके लिए, एज अ पेरेंटियल के केस में। ये किसके लिए है? पेरेंटियल, PARENTIAL, पेरेंटियल। तो एक ड्राइंग ड्रॉ कर देता हूं, पेरेंटियल फॉर फीमेल, फीमेल के लिए, उधर मेल। मेल एज अ मेल डोमिनेंट करेंगे यहाँ, क्योंकि हमने पढ़ा था इसे मेल एज अ हेट्रो, फीमेल हेट्रोगैमी में, मतलब यहाँ मेल है एज अ डोमिनेंट रहेंगे। इस सेक्स जो भी जाइगोट का रहेगा वो डिसाइड होगा मेल से, तो इसलिए हम इसे एज अ वाइल्ड टाइप मानेंगे, ठीक है ना। इसे एज अ वाइल्ड टाइप भी माना जाएगा और इसको एक्सप्रेस किया जाएगा W, मतलब जो एक्सप्रेस करेंगे, जैसे कि येलो को एज अ वाई से एक्सप्रेस करते हैं और वाइट को एज अ W से एक्सप्रेस करते हैं। W को से एक्सप्रेस करते हैं, वाई से किसको एक्सप्रेस करते हैं? येलो बॉडी को, और W को एक्सप्रेस करते हैं ऐसा किसके लिए? व्हाइट आई के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। तो
तो स्टार्ट करते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का पूरा थ्योरी है। अब ये किस तरह से होता है, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, पर आज क्लियर हो जाएगा, पर थोड़ा टाइमिंग लगेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी डायग्राम है। तो इस तरह से हो गया। अब इसी तरह से सेम टू सेम एक और बना लेते हैं इस तरह। अब यहाँ पास एक्सप्रेस कर देते हैं ये सारे के सारे पेरेंटियल जीन्स को। अब 2-3 बनाए देते हैं जल्दी जल्दी, उसमें कॉन्सेप्ट समझ लेना, इसके बाद बाकी फास्ट में हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज्यादा लगेगा पूरे का एक्सप्लेन करने पे। तो येलो बॉडी को व्हाइट से डोनेट किया जाता है, व्हाइट बॉडी को W से डोनेट किया जाता है। तो मेल के लिए एज अ ब्राउन बॉडी को किससे डोनेट किया जाएगा, Y+ से, एज अ मेल डोमिनेंट है इसलिए प्लस से इसे डोनेट किया जाएगा। और रेड आई को एज अ W+ से डोनेट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पास भी सेम टू सेम ऐसी केस होगा, Y and W, ठीक। अब ये आ जाएंगे पेरेंटियल क्रोमोसोम बोलो या पेरेंटियल जीन्स बोलो, ठीक है। अब पेरेंटियल जीन्स के बीच में मैं क्रॉसिंग करा देता हूं, इसके बाद ये अपने पास F1 जनरेशन मिलेगा, F1 GENERATI, F1 जनरेशन देखने को मिलेगा। F1 जनरेशन में कुछ सारे के सारे ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे, ये पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अपने को कुछ ना कुछ चेंजेस तो देखने को मिलेगा ही। F1 जनरेशन में उतना खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता, पर F2 जनरेशन में जैसे ही हम इसके बाद मूव करेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। मतलब इस तरह से ये YW और ये WW+ हो जाएगा, और यहाँ पास आ जाएगा अपने पास ये, ठीक है ना। एक एक नॉन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, नॉन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम इस साइन से डोनेट कर रहे हैं यहाँ। तो ये Y and W। अब अगर Y+ and W+ शो है तो ये क्या एक्सप्रेस करेगा, एज अ मेल को एक्सप्रेस करेगा। वीडियो चालू है ना, हाँ, एज अ मेल को एक्सप्रेस करेगा। तो ये क्या क्रिएट करेगा, वाइल्ड टाइप मतलब मेल को फॉर्मेशन करेगा। यहाँ भी क्या फॉर्मेशन होगा, वाइल्ड टाइप इसके लिए, और इसके लिए क्या होगा, येलो और बॉडी और उसके साथ साथ वाइट आई। ये लिख लेना ऊपर में, वाइल्ड टाइप अगर मैं लिख दिया तो ब्राउन बॉडी एंड रेड आई समझ जाना, ठीक है ना, उसी के से एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ अगर ये प्रेजेंट है, ये टर्म प्रेजेंट है पेयर में, तो यही खुद को एज ए डोमिनेंट क्रिएट करेंगे, तो वाइल्ड टाइप बन जाएगा। और सेकंड में अपने को येलो बॉडी और उसके साथ साथ व्हाइट आई देखने को मिल जाएगा। ये हो गया पूरा का पूरा F1 जनरेशन। अब पूरा का कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो जाएगा जब हम मूव करेंगे F2 जनरेशन में। तो यहां से स्टार्ट कर दो F2 जनरेशन, GENERATI, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में जो हमारे पास पेरेंटियल मिलेंगे, PERINTI, पेरेंटियल कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा, वो 98.7% ही सिर्फ रहेगा। और नॉन पेरेंटियल मतलब लिख लो इसे रिकॉम्बिनेशन जो देखने को मिलेगा, सबसे अच्छा रिकॉम्बिनेशन लिखते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट सही रहेगा। OMBI रिकॉम्बिनेशन जो देखने को मिलेगा वो करीबन 1.3% रहता है, वो भी अच्छा खासा है 1.3, क्योंकि मेंडल के हिसाब से तो ये भी नहीं होता था। तो आखिरकार यहाँ कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, तो ये भी कॉन्सेप्ट कोई कम कॉन्सेप्ट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम को छोटे छोटे बनाइए क्योंकि उधर का बोर्ड थोड़ा छोटा है इस क्रॉस के हिसाब से। इस तरह से अब एक ऐसा वाइल्ड दिखा देते हैं, ठीक है ना। अब पेरेंटियल किस टाइप का बनेगा, पेरेंटियल सिर्फ 2 ही टाइप के बन सकते हैं, पेरेंटियल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब ऐसा अगर मैं मेल के लिए ले लेता हूं Y और W+, तो ये आ जाएगा। और इसके साथ साथ क्या बनेंगे, इसके साथ एक कैरेक्टर सब में सेम रहेगा। तो एक कैरेक्टर मैं इसमें मान लेता हूं ये वाला कैरेक्टर सेम है, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरह के एक और स्ट्रक्चर बनेगा जो कि नॉन पेरेंटियल को एक्सप्रेस करेगा। पहले पेरेंटियल बना लेते हैं, ज्यादा टॉपिक क्लियर रहेगा अपना। तो एक और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पास दो
ये किसको, y एंड सिंपल, एक y और एक w, ये प्लस वाला ऊपर के लिए बना लिए थे और नॉन प्लस वाला नीचे में बना ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आ जाएगा और इसके साथ भी एक ये क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा। और सिंपल अब री, ये आ जाएंगे दोनों के दोनों पेरेंटियल, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों पेरेंटियल। तो इसमें क्या एक्सप्रेस होगा, वाइल्ड टाइप। अगर ऐसा कोई जीन प्रेजेंट है y प्लस w प्लस, तो ये वाइल्ड टाइप को एक्सप्रेस करेगा। अगर सिंपल हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, y एंड w सी प्रेजेंट है, तो ये एक्सप्रेस करेगा अपना येलो और उसके साथ साथ प्लस में लिख लो, चाहे कैसा भी लिखो, येलो और व्हाइट, ठीक है, येलो और व्हाइट को एक्सप्रेस करेगा। अब सिंपल रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन में पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन में मान लेते हैं एक पहला हमारा y प्लस तो बन रहा है, बट रिकॉम्बिनेशन में दूसरा कैरेक्टर सेम नहीं होगा पहली बार, ठीक है, दूसरा जीन सेम नहीं होगा, तो इसे w मान लेते हैं। तो सिंपल एक ही आ जाएगा। अब ये किसको एक्सप्रेस करेगा, अगर y और w प्रेजेंट है तो ये किसको, w व्हाइट से एक्सप्रेस करेगा। अब इसी तरह से ये भी एक नीचे में भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ऊपर में मान लेते हैं क्या है, w y प्रेजेंट है और w प्लस प्रेजेंट है, तो ये किसको एक्सप्रेस करेगा। हाँ, इसको आइडेंटिफाई करने का एक वो होता है ट्रिक कि जिसमें प्लस साइन नहीं लगा है वही खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा रिकॉम्बिनेशन में। तो जिसमें प्लस साइन नहीं लगा है, जैसे इसमें प्लस साइन नहीं लगा है, तो ये खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, येलो बॉडी। समझ आ गया। ये आ गया एक कैरेक्टर। अब इसी तरह से एक और कैरेक्टर आ जाएगा जो सिमिलरली, अब थोड़ा वीडियो फास्ट में ये इस तरह से, अब इस तरह से, इस तरह से, एक दो, इस तरह से, इस तरह से, एक दो, इस तरह से, इस तरह से, एक दो, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है ना, समझ आए। चलो अब यहाँ पास सब में y प्लस एंड w प्लस, इसके लिए भी y एंड w, इसके लिए y w, सब में y w, y w, y w सबके लिए, और इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए y प्लस w प्लस, इसके लिए y प्लस एंड w, ये आ गया। अब नेमिंग समझो, नेमिंग की ट्रिक समझो। अब इसके पास, इसके लिए तो सिंपल क्या बन जाएगा अपना, वाइल्ड बन जाएगा, ठीक। अगर y प्लस एंड w प्लस प्रेजेंट है तो ये किसको एक्सप्रेस करेगा, मेल को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, मेल ड्रोसोफिला को एक्सप्लेन करेगा। अगर एक y और एक w प्रेजेंट है और नीचे का इस जीन को एक्सप्लेन कर छोड़ दो, तो ये किसको एक्सप्लेन करेगा, एस व्हाइट को एक्सप्लेन करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, व्हाइट एक्सप्रेस करेगा। y एंड w, तो ये येलो, उसके साथ साथ व्हाइट, ठीक है ना। मेल को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों जीन्स को होना जरूरी है, ये बात को भी ध्यान रखना। और यहाँ पास एक व्हाइट प्लस है तो यहाँ येलो। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, हो गया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसी तरह से उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। अब इसी टर्म को फिर से एक्सप्लेन करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें क्योंकि अपने पास जो पेरेंटियल मिल रहे थे वो 98.7% मिल रहा था और वहीं रिकॉम्बिनेशन 1.7% मिल रहा था। तो इसी टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक और टर्म लिया, एक और ऑर्गेनिज्म लिया, ठीक है, इसी का एक और हाइब्रिड लिया। उन्होंने एक फीमेल फ्लाई लिया, ठीक, फीमेल फ्लाई। अब इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ऐड कर लेना यहीं पास, और बाकी वो सेम टू सेम रहेगा यहीं पास स्टार्ट। उन्होंने क्या लिया, एज एक फीमेल फ्लाई लिया। फीमेल फ्लाई का कलर क्या लिया, बॉडी कलर लिया व्हाइट, व्हाइट बॉडी, और उसके साथ मिनी मैच्योर विंग
और एडिशनल में मेल के लिए क्या लिया, मेल फ्लाई के लिया येलो बॉडी, YLLOW येलो बॉडी और नॉर्मल विंग। ठीक, येलो बॉडी एंड नॉर्मल विंग लिया उन्होंने। अब येलो बॉडी एंड नॉर्मल विंग इन दोनों कॉन्सेप्ट को लिया, तो यहां पास जो अपने पास पेरेंटियल मिल रहा था वो बहुत कम था इस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से। यहां रिकॉम्बिनेशन करीबन 37% हो रहा था, मतलब अच्छा खासा, और वहीं पास करीबन 63% पेरेंटियल फॉर्मेशन हो रहा था। मतलब 37% रिकॉम्बिनेशन होना बहुत भैया हलवा नहीं है। मतलब ये कैरेक्टर्स में ये इनहेरिटेंस एक्टिविटी में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा था, जो उन्होंने इसी एक टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया, और ये पूरा का पूरा उन्होंने गलत प्रूफ कर ही दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट को इस पूरे कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो चलिए एक आखिरी वाला बचा है, फीमेल फ्लाई एंड मेल फ्लाई लिया, व्हाइट बॉडी एंड मिनी मैच्योर विंग, और एक नॉर्मल विंग और येलो बॉडी के साथ। तो उन्होंने इसे एक्सप्रेस किया व्हाइट बॉडी को एज अ W से, ठीक है, मिनी मैच्योर विंग को एज M से, और वहीं मेल के लिए एज अ वाइल्ड टाइप लेके चलना, ठीक है ना, वाइल्ड टाइप भी लिख सकते हो इसके लिए, और इसको W+ से और नॉर्मल विंग को भी M+ से डोनेट किया। तो इस कॉन्सेप्ट को एक अलग से नोट कर लो, और फाइनली मैं इसी वाले टर्म में, ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट तो हो गया है ना, चलो इसी वाले टर्म में सिर्फ एक चीज को टर्न करते चलता हूं ये वाले को, और बाकी अपना सब कुछ सही है। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ये टर्म को मैं रब कर देता हूं फाइनली, ठीक, और बाकी कॉन्सेप्ट डायग्राम सब सेम टू सेम रहेगा। ये अब इसकी जगह सिर्फ दो नए टर्म्स आ जाएंगे, एक तो W और एक M। इसके लिए W+ और M+, और इसके लिए W और M। इस तरह से अब इन दोनों के बीच में फिर क्या हुआ, क्रॉसिंग हुआ। F1 जनरेशन में अपने को फिर से दो टर्म्स मिल जाएंगे जैसा हमको यहाँ मिला था, एक तो W और एक M, और यहाँ क्या बन जाएगा W और M, यहाँ पास W+ और M+, और ये सारे का सारा सेम टू सेम ही रहेंगे कॉन्सेप्ट। हाँ, बट ये नेमिंग चेंज हो जाएगा यहाँ पास थोड़ा सा, और ये क्या बन जाएगा, W और M का नेमिंग हो जाएगा। W की जगह क्या लिख लेना, W की जगह व्हाइट, और M की जगह मिनी मैच्योर, ठीक, और वाइल्ड टाइप ही रहेगा। तो इसी तरह से सारे कॉन्सेप्ट को मैं फटाफट रब कर देता हूं। हो गया, चलो तो अब फाइनली सबकी जगह लिखते चलते हैं। सबसे पहले F2 जनरेशन में अपन पेरेंटियल के लिए देख रहे थे, पेरेंटियल के लिए मतलब F1 जनरेशन की फिर से क्रॉसिंग हुआ, तो सबके लिए सबसे पहले W+ और M+ ले लो। दूसरे में क्या ले लो, W+ और M+, यहाँ पास W एंड सिंपल M ले लो, यहाँ W एंड M, और यहाँ भी W एंड M। अब इसमें प्लस लगा देते हैं एक में, और एक इसमें प्लस लगा देते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पास भी सेम टू सेम इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो ये W एंड, तो ये वाइल्ड टाइप ही बना लेगा, और ये क्या बना लेगा, मिनी मैच्योर, और इसके साथ W एंड M क्या बना लेगा, वाइट, और उसके साथ मैच्योर, और यहाँ पास क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ वाइट। अब इसी टर्म को सिर्फ और सिर्फ यहाँ भी क्वाइन अप होंगे, मतलब यहाँ W+ एंड M+, यहाँ WM, यहाँ W+ एंड M,
यहाँ डब्ल्यू एम, यहाँ डब्ल्यू एम, यहाँ डब्ल्यू एम, डब्ल्यू एम, यहाँ एक इसमें प्लस लगा दो और इसमें कुछ मत लगाओ, ये यहाँ पास ये वाइल्ड टाइप हो जाएगा इसके लिए। और डब्ल्यू एंड एम ये अपना शो करेगा वाइट, और उसके साथ साथ एम में मिनी मैच्योर, और यहाँ पास शो कर देगा अपना डब्ल्यू प्लस है तो मिनी मैच्योर, और उसके साथ साथ यहाँ एक और टर्म अपने पास क्वाइन अप हो जाएंगे, डब्ल्यू और एम, तो यहाँ वाइट। क्लियर है? अब एक चीज और इसी में ऐड कर लो, यहां पर सेकेंड टर्म में मिला था 62.8%, ये 62.8%, और ये करीबन 37.2%। तो ये आ जाएंगे अपने रिकॉम्बिनेशन एंड पेरेंटियल टाइप। कंप्लीट है, 35 मिनट हो गया। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोमल मैपिंग। क्रोमोसोमल मैपिंग क्या होता है? क्रोमोसोमल मैपिंग यानी सिंपल से बोल सकते हैं कि कितना अमाउंट एक दो जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, एक दो रिलेटिव जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा एक क्रोमोसोम्स में, ठीक, एक सर्टेन क्रोमोसोम में, और वही डिस्टेंस को बोला जाता है क्रोमोसोमल मैपिंग। जनरली अगर ये क्रोमोसोमल मैपिंग में अगर 1% क्रॉसिंग ओवर हुआ, उन दोनों के बीच में अगर 1% क्रॉसिंग हुआ तो इसे वन मॉर्गन बोला जाता है, जो कि ये किससे उठाया गया है? ये नाम को दिया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट्स मॉर्गन के नाम से ये रखा गया है। अब इसका यूज क्या है? क्रोमोसोमल मैपिंग का आज के जमाने में बहुत ज्यादा यूज है। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है पूरा का पूरा एक जीनोमिक सीक्वेंस बनाने के लिए, एक जीनोमिक सीक्वेंस को समझने के लिए, बनाने के लिए एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ठीक है। ह्यूमन जीनोम में अगर अपने को कोई एक नया जीनोम क्रिएट करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट ही ये क्रोमोसोमल मैपिंग रहती है कि दो जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस रखा जाए, तो ये क्रोमोसोमल मैपिंग के थ्रू जाना जाता है। तो ये एक मॉर्गन के स्टूडेंट ही थे ऑल्फ्रेड, जिन्होंने इस टाइम को ये पूरी चीज को डिस्कवर किया था आपने जो अपने गुरु के फ्रीक्वेंसी चार्ट को यूज करके, क्योंकि फिर उन्होंने यूज किया, फिर मॉर्गन ने बताया था कि रिकॉम्बिनेशन होने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, या फिर दो पेरेंटियल के बीच में रिकॉम्बिनेशन होगी, ये लिंकेज ग्रुप अगर वीकली जुड़े हैं या फिर स्ट्रांगली जुड़े हैं, बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके ऑल्फ्रेड ने ये पूरा टर्म को कॉइन किया, क्रोमोसोमल मैपिंग। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो मैं रखता नहीं हूँ, और अपने मन से चाहिए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो फिर भी लाइक करना, डिसलाइक मत करना, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, और कमेंट कर देना, और उसके बगल में सब्सक्राइब बटन रहता है उसको भी दबा देना मन करे तो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, जहां हम और आप बात करेंगे कुछ और नए टॉपिक, जैसे कि सेक्स क्रोमोसोम्स और बहुत सारी चीजें हैं, ह्यूमन डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।